साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र विशिष्ट शिक्षकों के लिए स्पेशल जारी की गई है, उस पत्र का पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 यानी कल की ही तिथि में यह पत्र जारी है। इसमें विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित विषय रखा गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में प्राण जनरेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों पर चर्चा की गई है और प्राण क्यों आवश्यक है, प्राण का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके साथ साथ इस पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी चर्चा है। यानी कि नियमावली 2020 के तहत जो पूर्ण वेतन संरक्षण पे मैट्रिक्स की बातें कही गई है, उसकी पुनरावृत्ति इस पत्र में की गई है। वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के आधार पर किस प्रकार से देय होगा, इसकी भी चर्चा है और यह चर्चा उसमें नहीं की गई है कि उन शिक्षकों को सेवा निरंतरता और प्रमोशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे भी चर्चा हम लोग अंततः करेंगे। उसके बाद यह जो प्राण आप जनरेट करेंगे उसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, अन्यथा की स्थिति में जो प्राण जनरेट का प्रोसेस होता है वह अंततः आपका नहीं हो पाएगा और पुनः आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या फिर सावधानियां बरतनी है, वह भी चर्चा का विषय है। इसमें हम लोग एक और भी बातें करेंगे। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिससे हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी समस्या को मेरे समक्ष रखा कि कुछ शिक्षक है जिसका अटल पेंशन योजना भी प्रारंभ हो चुका और आप जानते हैं कि अटल पेंशन योजना में भी एक प्राण जनरेट होता है, तो आप उसको किस प्रकार से री एक्सचेंज करेंगे और एनपीएस और इसके साथ साथ जो अटल पेंशन योजना है वह क्या एक ही है, उसी से आपका काम चल जाएगा, इस पत्र में स्पष्टता की गई है। उसके बाद आप यदि पहले से प्राण बना चुके हैं तो उन्हें आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे, यह भी बातें इसमें कही गई है। तो चलिए एक एक करके हम लोग उस पत्र का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि यह जो पत्र निर्गत है विशिष्ट शिक्षक के वेतन भुगतान से रिलेटेड है। अब जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं 1 से 7 तक जो निर्धारित था, विशिष्ट शिक्षक में विद्यालय योगदान की तिथि जो निर्धारित की गई थी उसमें सभी शिक्षक लगभग ले ही चुके हैं योगदान। अब उनके वेतन की भी बातें की जा रही है। स्पष्टता इस बात की गई है कि जिस प्रकार से विद्यालय अध्यापक को वेतन दिया जाता है, जो निर्धारित तिथि है, उसी आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को भी अब जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं तो उसी आधार पर वेतन दिया जाएगा। तो जब राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिल चुका है तो निश्चित रूप से एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ दिया जाना है और इस स्थिति में एक प्राण नंबर की आवश्यकता होती है, PRAN। इसका यदि फुल फॉर्म करें तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, अर्थात जब आपको पेंशन प्राप्त होगी तो उस स्थिति में एक अस्थायी रूप से जो रिटायरमेंट नंबर है उसका जो अकाउंट नंबर है वह आवश्यक होगा एनपीएस का फ़ायदा लेने के लिए। एनपीएस के रूप में जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा आपकी सैलरी से, यानी कि वेतन और डीए जुट करके उसका 10% आपकी सैलरी से कटेगी। उसके बाद मूल वेतन, उसके बाद डीए दोनों ऐड करने के बाद जो 14% सरकार की ओर से दिया जाएगा उसमें ऐड होकर के अंततः आपको इसी प्राण नंबर की सहायता से पेंशन प्राप्त होगा। पत्र में स्पष्टता की गई है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें 2 बातें आई है जिसका भी हम लोग
पूर्णतः समझ लें। ज़रूर जब आप इस पत्र का अवलोकन किए होंगे तो आपके दिमाग में चला होगा कि एनपीएस तो समझ में आ रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम होता है, लेकिन ओपीजीएम क्या है, तो इसे भी हम लोग स्पष्ट कर लें। ओ से हो गया आपका ऑनलाइन, पी से हो गया प्राण, जिसे PRAN प्राण कहेंगे, प्राण का भी हम लोग विस्तारित रूप देख चुके हैं। उसके बाद आज आ गया जी, यानी कि जी से हो गया जेनरेशन, यानी कि जिसको जनरेट कहते हैं, और एम से हो गया मॉड्यूल। अर्थात ओपीजीएम का अर्थ हो गया कि ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल, यानी कि ओपीजीएम एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से यूज़र प्राण को जनरेट करेंगे और ENPS के माध्यम से प्राण आपका आवंटन किया जाएगा। उसके बाद इसी पत्र में यह नियम 3 में चर्चा की गई थी। उसके बाद नियम 4 की स्पष्टता हम लोग कर लें ताकि कोई बातें इसमें ना छूटे। तो नियम 4 में और भी बहुत सारी बातें इसमें वर्णन किया गया है, बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है। आप पत्र से अवगत हो ही चुके होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी पे चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। चौथे पॉइंट में वर्णन है कि प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRMS पोर्टल के माध्यम से, अब यहाँ पे देखिए HRMS, यह भी एक शब्द आया है जो कि शॉर्ट फॉर्म है। तो HRMS को यदि हम समझें, H का अर्थ हो गया ह्यूमन, उसके बाद R का अर्थ हो गया रिसोर्स, और M का अर्थ हो गया मैनेजमेंट, S का अर्थ हो गया सिस्टम। अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी HRMS का हुआ। तो यह कहा गया कि HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनबोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ENPS पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल एक वेबसाइट भी दिया गया है, पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो। टेक्निकल ज्वाइनिंग, इसकी स्पष्टता पहले भी हो चुकी। टेक्निकल ज्वाइनिंग वह विभाग के स्तर से किया जाएगा, उसके बाद प्रक्रियाएं हैं पूरी की जाएगी। इसके बाद इसी पत्र में 5वें नियम में वर्णन किया गया है, इसकी चर्चा की गई है, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नियम विशिष्ट शिक्षक, यानी कि यह जो शिक्षक है, जो नियमावली 2020 के तहत बताई गई थी, उसमें वर्णन किया गया है कि उन शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण, यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ होगा। तो पूर्ण वेतन संरक्षण यानी कि जो आपका वेतन अभी प्राप्त हो रहा है वह संरक्षित रहेगा, वह प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। वेतन का जो प्रोटेक्शन होगा, वेतन का जो संरक्षण होगा, तो उसमें फिटमैन मैट्रिक्स के आधार पर निश्चित रूप से आपका वेतन बढ़ेगा, यानी कि वेतन में वृद्धि होगी। जिस फिटमैन मैट्रिक्स में आप लाई करेंगे उसी के अनुसार से निश्चित रूप से आपका सैलरी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या वाली बात है कि इसमें सेवा निरंतरता और जो प्रमोशन की बातें हो रही है, सेवा निरंतरता मतलब कि सेवा में टूट नहीं होनी चाहिए, सेवा आपका कंटिन्यू चलना चाहिए। कहने का अर्थ हो गया कि यदि आपकी सेवा 8 साल हो चुकी है, 10 साल हो चुकी है, या तो फिर 15 साल हो चुकी है, वह कंटिन्यू होनी चाहिए। सेवा निरंतरता का अर्थ तो यही हो गया कि आप कंटिन्यू है सेवा में, वह टूट नहीं होनी चाहिए। और प्रोमोशन यानी कि जो प्रमोशन आगे बढ़ने की जो प्रक्रियाएं होती है उसकी चर्चा नहीं की गई है। अभी भी यह उधेड़ बुंद में फंसा हुआ है कि आखिरकार क्या होगा, सेवा निरंतरता या तो फिर जो प्रमोशन की बात है वह मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन 2020 के नियम के तहत सिर्फ
पे प्रोटेक्शन की चर्चा, इसकी स्पष्टता इस लेटर में भी किया गया है, यह जो 23/1/2025 को जारी हुई है। उसके बाद छठा पॉइंट में इसमें चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि इस क्रम में यह भी अंकित करना समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से होता है। उनकी स्थापना से किया जाएगा वेतन का भुगतान। अतः स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सो समय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। और अंत में इसमें है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन संरक्षण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। उसके बाद अनुलग्नक है, तो स्पष्टता हो चुकी है, समझ चुके होंगे पत्र के माध्यम से भी, और कुछ जो बची खुची थी बातें हमने जहाँ तक प्रयास हुआ समझाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया। उसके बाद आगे इसमें है कि आप यदि प्राण जनरेट कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि जन्म तिथि, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सटीक रूप से देंगे, उसमें गलती ना करेंगे। उसके बाद नियुक्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि सही से आपको भरना है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद और भी बातें हैं कि अधिक आपने प्राण जनरेट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन ऐसा हुआ कि कहीं पे कुछ गलतियां हुई और आपने सबमिट फाइनली कर चुके हैं, तो उस स्थिति में दोबारा यदि आप जनरेट करेंगे तो नहीं होगा जब तक कि वह प्रोसेस आपका पूर्ण नहीं हो जाता है, या तो फिर वह प्रोसेस आपका निष्क्रिय नहीं हो जाता है। उसके बाद इसी में जो जनरेट करने का प्रोसेस था, यानी गाइडलाइन फॉर प्राण जनरेशन ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर, यानी कि प्राण प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका, इसी में आप 7वें पॉइंट को देखेंगे, पढ़ेंगे तो इसमें एक अटल पेंशन योजना, इसकी चर्चा की गई है। तो शुरू में ही, प्रारंभ में ही मैंने इस पे चर्चा किया था कि कुछ शिक्षकों का अटल पेंशन योजना भी स्टार्ट हो चुका है। अब किस प्रकार से हुआ, वे स्वयं करवाए या तो फिर विभाग तो नहीं कहा जाए, बैंक के द्वारा या जैसे भी हो, जो भी माध्यम हो, उनका एक्टिव हो चुका है, तो उनको यहाँ पे परेशानी हो रही है। तो समझ लें इस बात को कि अटल पेंशन योजना और एनपीएस दोनों अलग अलग है। उसमें भी वहाँ पे आपके लिए एक प्राण एक्टिव हुआ होगा, लेकिन दोनों की स्थिति ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो प्राण आपका एक्टिव है उसका पहला अंक 5 से प्रारंभ हुआ होगा, और ऐसी स्थिति में जब आप एनपीएस का लाभ लेंगे, विशिष्ट शिक्षक के रूप में राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, तो उस स्थिति में आपको निश्चित रूप से प्राण जनरेट करना होगा। उसके बाद यह जो अटल पेंशन योजना है, उसमें पहला जो डिजिट होगा वह 5 से स्टार्ट होगा। इससे स्पष्ट हो जाएंगे कि यह अटल पेंशन योजना द्वारा जनरेट, यानी उसका लाभ लेने के लिए प्राण जनरेट किया गया है, उसका यह नंबर है। उसके बाद यदि प्राण आप पूर्व से, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यदि पहले से आप जनरेट कर चुके हैं, तो उस स्थिति में आपको सिर्फ स्थानांतरण करा लेना है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और प्राण यदि जनरेट हो चुका है आपका पूर्व में, लेकिन वह निष्क्रिय हो चुका है, तो उसको सक्रिय करना होगा। उसके बाद फिर स्थानांतरण, यानी कि उसे आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आप जिस ज़िले से हैं उसमें जो वह कोड लगता है, एक स्कैनर भी इसमें दिया गया है, इसकी सहायता से भी आप स्कैन करके जो प्रोसेस है, लिंक है, उस पर डायरेक्ट चले जा सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ डीडीओ का डीडीओ लिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, लिस्ट की सहायता से उसी आधार पर आपको प्राण
बनाने का माध्यम मिलेगा। तो बस आज हम लोग बस इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि किन किन बातों पे कहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।